ये कहानी हमें अलीगढ़ से एक बेटी ने भेजा है। उनका कहना है कि आप हमारी कहानी अपने चैनल पर ज़रूर सुनाइए। उन्होंने कहा, इस कहानी को सुनकर मुझे ज़रूर बताइए कि ज़िंदगी में दौलत ज़्यादा अहम रखती है या अपनों का प्यार। एक अच्छा जीवन बिताने के लिए इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागता है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी इंसान को वह सुकून नसीब नहीं होता जिसके लिए वह उम्र के उस हिस्से को भी गंवा देता है जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बाद में पैसे तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन इंसान बिल्कुल थक जाता है और पैसे इंसान के किसी काम नहीं आता। ना सुकून मिलता है न चैन। चलिए ये कहानी सुनते हैं उसी बहन के ज़ुबानी। मेरी माँ गरीबों से बहुत नफरत करती थी। माँ मोहल्ले में कुछ भी बांटती तो पड़ोसन को ना देती, जबकि दादी कहती कि पड़ोसी का हक रिश्तेदार से भी ज़्यादा होता है। आज माँ ने मोहल्ले में प्रसाद बांटा। पड़ोसन की मासूम बेटियाँ घर आईं और बोली, थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद दे दो, हम 2 दिन से भूखे हैं। ये सुनते माँ ने उन्हें डांट कर घर से भगा दिया था। मैं खाना छुपाकर पड़ोसन के घर ले गई। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गई तो हाथ से बर्तन गिर गए और लगा मेरा दिल फट जाएगा। क्योंकि अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम दुर्गा है और मैं एक अच्छे फैमिली से थी। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो कि तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। ऊपर का पैसा भी आता था, इसलिए घर में पैसों की खूब रेल पेल थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पैसे ही पैसे थे। कहते हैं ना, जितना मिलता है इंसान उतना ही भगवान को भूलता चला जाता है, और यही हाल मेरी माँ का भी था। माँ को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ चाहिए थी, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो जाती। मेरी दादी अक्सर ही माँ को समझाते हुए पाई जाती थी, और फिर रोज़ ही होता कि दादी अपनी बेइज्जती करवाकर कमरे में बैठी रो रही होती थी। मैंने लाख कहा दादी को माँ को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी दादी मेरी बातों को नज़रअंदाज करके माँ से बोलती थी। फिर दोनों सास बहू घर को जो कि जंग का मैदान बना देती थी। माँ को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए थी, और दादी हमेशा अच्छी ज्ञान दिया करती थी, जितना है उसमें ही सब्र करो। लेकिन हमारे घर में हराम की कमाई खूब आ रही थी, क्योंकि मेरी बाप भी इस कमाई में खूब राजी थी। उनको तो बस ये था कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। मेरे दादा भी पुलिस में थे और अपनी सारी उम्र ईमानदारी से दौलत की रोटी कमाते हुए बिता दी थी, और फिर किसी की गोली का निशाना बनकर शहीद हो गए थे। वे कहते हैं ना, शहीद के औरतों में बहुत हिम्मत होती है। मेरी दादी भी बहुत हिम्मत वाली औरत थी। अपना पति खोकर इकलौते बेटे को भी उसी राह पर चलने के लिए बेटे को प्रेरित करती रहती थी। मेरी दादी बताती थी कि जब तक मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, वह माँ की हर बात मानते थे और एक अच्छे ईमानदार और वफादार बेटे थे। लेकिन शादी के बाद वे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शादी पापा ने अपनी पसंद की थी, इसलिए अपनी पत्नी के नखरे उठा रहे थे। मेरी माँ बातों में टालने वाली औरत नहीं थी। कहा कि जो वादे अपने किए हैं चांद तारे तोड़कर लाने की, अब वो पूरी करो। मेरी माँ तो बहुत तेज तर्रार औरत थी। चांद तारे को तो छोड़ दिए, लेकिन सोने चांदी की मांग के लिए तो क्या करते। पापा मोहब्बत के लिए अपने बाप के किए गए परवरिश और कुर्बानी को भी भूल गए और रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ईमानदारी की कमाई से सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिलती थी। ऊपर का पैसा आया तो रोटी के साथ साथ जिंदगी भी बदल गई। हम दोनों भाई बहन उस छोटे से घर में ही पैदा हुए थे और अपनी ज़िंदगी के 4 साल उस छोटे से बगीचे वाले घर में दादी की कहानी और माँ की हर वक्त की लड़ाई झगड़ा सुनकर बड़े हुए थे। पापा तो मेरी माँ के सामने सिर्फ एक कठपुतली थे और दुनिया के सामने कड़क पुलिस वाला। अपने घर में एक भीगी बिल्ली बन जाता था। ईमानदारी के पैसों से बड़ा घर और अच्छा खाना पहनना मिलना, पत्नी बच्चों के छिन जाने का भी डर हो गया था। तो सब कुछ भूल भाल कर पापा ने ईमानदारी की कमाई को लात मारी और बेईमानी के पैसों में खेलने लगे थे। देखते ही देखते हमारा खाना पीना रहन सहन सब कुछ बदल गया, और फिर पूरा लाइफ स्टाइल भी बदल गया था। दादा के छोटे से घर से उठकर हम पापा के नए बंगले में आ गए थे। यहाँ सबके अपने अलग अलग कमरे थे। मैं तो बहुत खुश थी कि अब दादी और छोटे भाई पृथ्वी के साथ नहीं सोना पड़ेगा, और ये बड़ा सा घर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उससे भी अच्छा मुझे माँ का बंद मुंह, मुस्कुराते हुए होंठ लगे थे। मुझे लगा अब मेरी माँ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, हमें गुस्सा भी नहीं करेंगी। लेकिन माँ को तो सारी दुनिया एक साथ चाहिए थी। ज़्यादा मिला तो उससे ज़्यादा की लालच माँ के दिल में आ गई, और फिर से वही रोना धोना लगाया। इतने मोहब्बत के वादे किए और दिया कुछ भी नहीं। न जाने माँ को और क्या चाहिए था। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में हमेशा पूजा पाठ में बिजी रहती थी। वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी उनकी। इस बुढ़ापे में कहाँ जाती। उन्होंने पापा के ऊपर की कमाई के इतने नफरत थी कि उन्होंने अपना खाना पीना ही अलग कर लिया था। दादा की पेंशन आती थी
उसी से दादी अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगी थी। पापा को देख भी लेती तो अपना मुंह फेर लेती थी और पापा पैसे देने की कोशिश करते तो भड़क उठती थी और फिर घर में घमासान लड़ाई झगड़ा उठता था। जब पापा चुपके से बीच से निकल जाते और दोनों सास बहू आपस में भिड़ जाती थी। जिंदगी सास बहू के झगड़ों से दिलचस्प भी लगती थी और कभी कभी मैं बहुत उकता भी जाती थी। मुझे सही मायने में अपनी माँ का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान ना कभी खुद खुश रह पाता है और ना ही अपने आसपास के लोगों को रहने देता है, और यही हाल मेरी माँ ने हम लोगों का कर रखा था। मैं अपने दोस्तों और सहेलियों के माँ बाप को देखती तो बहुत ही तरस जाती, जो बहुत नरम और धीमा बोलने वाली और ममता से भरी हुई होती थी। मगर मेरी माँ में तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी। पापा ने बड़े बड़े लोगों की चापलूसियाँ करनी शुरू कर दी थी। उन्हें तरक्की भी मिलती चली गई थी। नॉर्मल सिपाही से अब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर और फिर डीसीपी बन गए। पता ही नहीं चला इस सफ़र में बहुत कुछ बदल गया था। पापा की सरकारी रैंक में ज़्यादा बढ़ोतरी होती चली गई और साथ ही साथ ऊपर के पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे। जैसे जैसे ये सब बारिश की बूंदें हो, मेरे पापा दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे और दादी से दूर होते जा रहे थे। मेरी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले थे, लेकिन उसके बावजूद वह उन्हें कभी भी खुश नहीं कर पाए थे। मेरी माँ कोई इतनी अमीर परिवार से नहीं थी कि वह ऐशो आराम के बगैर ना रह सकती थी, लेकिन वह ऐसे परिवार से जरूर थी जिनके खून में लालच और दूसरों को देखकर जलना और ये सब कूट कूट कर भरा हुआ था। पापा की आधे से ज़्यादा कमाई माँ के मायके जाता था, कभी गिफ्ट के सूरत में तो कभी उधार के सूरत में। लेकिन मेरी माँ को अपने मायके से फूटी कौड़ी ना मिलती थी और वे लोग सिर्फ लूटना जानते थे। मेरे पापा को ताने जरूर मिलते थे, मेरी इतनी खूबसूरत बेटी है पर दामाद अच्छा नहीं मिला, काश तेरी शादी हम इस लड़के से ना करते। मेरे मामा के यहाँ से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था और ज़्यादा टाइम मैं अपनी दादी के साथ ही बिताना पसंद करती थी। माँ की लड़ाई झगड़े वाली आदत की वजह से मैं और मेरा छोटा भाई पृथ्वी माँ से बहुत दूर हो गए। मैं दादी में अपनी दुनिया ढूंढनी शुरू कर दी और पृथ्वी तो लड़का था, वह घर से बाहर निकल जाता और ऐसा बुरा असर उस पर हुआ कि घर के माहौल से उसे बाहर रहना ज़्यादा पसंद था। उसे बाहर की दुनिया इतनी छोटी सी उम्र में ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। वह ज़्यादा टाइम घर से बाहर बिताता था। दादी बेचारी सही से चल भी ना पाती तो उसे कहाँ तलाश करती, और माँ अपनी मौज मस्तियों से फ्री होती तो उन्हें पता चलता ना। वह तो कितनी कितनी देर तक घर से बाहर रहता, जो खतरनाक हो सकता था। पापा को अपनी नौकरी और फिर माँ से फुर्सत नहीं मिलती थी अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मेरे माँ बाप जैसों के बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं जैसा पृथ्वी होना शुरू हो गया था। वह सिर्फ 15 साल का था, मगर घर देर रात को आता, सारा दिन पड़ा सोता रहता, स्कूल से आए दिन बंक मारता रहता। एक रात पापा घर वापस आए तो उनके साथ पृथ्वी भी था, जिसका सर झुका हुआ था और आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वह बहुत रो रहा था। पापा इतने गुस्से में थे जैसे अभी पृथ्वी को जान से मार डालेंगे। उस दिन पापा ने घर में बहुत हंगामा किया था और पहली बार माँ से बच्चे के लिए लड़ाई की थी। मेरे माँ और पापा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उनका 15 साल का बेटा एक बदनाम जगह पर गया था, वह भी नशा करते हुए पकड़ा गया था। सारी रात हम में से कोई भी नहीं सोया था और सुबह तक पापा इस फैसले पर पहुंचे थे कि पृथ्वी को हॉस्टल भेज देंगे, जहां उस पर पाबंदियां होगी। वे और ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। जो काम मेरे माँ बाप को करनी चाहिए थी वे अब हॉस्टल के ऊपर छोड़ रहे थे। मेरे माँ बाप सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहने की वजह से पृथ्वी के लिए बहुत परेशान थे और वह जब जा रहा था तो बहुत रोए थे। मगर उसे जाना था, पापा उसे और ज़्यादा घर में नहीं रख सकते थे। पृथ्वी चला गया तो मुझे अपने आप अकेला महसूस होने लगा। मैं अपने ही घर में डर डर कर रहने लगी थी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और पापा मुझे भी हॉस्टल ना भेज दें। अगर दादी ना होती तो मैं कब की खुद ही हॉस्टल जा चुकी होती, लेकिन दादी के बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल नामुमकिन था। उनकी आदी हो चुकी थी और दादी भी मेरे ही भरोसे ज़िंदगी की सांस ले रही थी। उनकी दवाइयाँ और आराम का मैं खास ख्याल रखती थी ताकि वह अपनी उम्र में ज़्यादा बूढ़ी ना हो जाए, वरना मैं अपने दादी के बिना नहीं जी पाऊँगी। टाइम अपनी इसी रफ्तार से बीत रहा था, लेकिन मेरी माँ के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। पृथ्वी की दूरी पर भी मैंने उनके अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं किया था और ना ही लगा कि वो पृथ्वी को याद करती हैं। वह तो अपनी ज़िंदगी में ही बिजी थी। पृथ्वी कभी कभार घर आता तो कुछ मिनट के लिए भी मेरे पापा उसके पास नहीं बैठते थे और मुझसे तो मिले हफ्तों हो जाते थे। माँ के लिए तो सोशल लाइफ और पैसे की ज़रूरत थी
और इस पैसों के घमंड में वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। घर के नौकरानी तक उनसे परेशान रहते थे। छोटी छोटी बातों पर वह अगले इंसान को जलील करके रख देती थी, सिर्फ इसलिए कि लोग गरीब थे। मेरी माँ की एक बहुत बुरी आदत थी, वह दिखावा बहुत करती थी। अपने घर के नौकरों को वह तनख्वाह के अलावा कोई पैसे फालतू नहीं देती थी और दुनिया के दिखाने के लिए एनजीओ में लाखों रुपए खर्च कर दिया करती थी। सब कुछ वैसे का वैसा ही था और टाइम बीतता चला गया। मैं उन दिनों कॉलेज के दूसरे साल में थी जब पृथ्वी का 12वीं का रिजल्ट आया था। फिर पृथ्वी हॉस्टल से घर आ गया था। घर आया तो उसके चेहरे पर मैंने एक अजीब सी खुशी देखी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वह घर वापस आ गया था, लेकिन उसकी खुशी की वजह घर नहीं कोई और थी। पापा ने उसे आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने को कहा तो उसने एक ऐसी शर्त पापा के सामने रखी जिसे सुनकर पापा के मारे गुस्से का बुरा हाल हो गया था और मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ ने हैरानी से उसकी बातें सुनी और यूं मुंह बनाए जैसे कोई अनहोनी बात कर दी हो। मुझे पृथ्वी की खुशी की वजह उसी वक्त मालूम हुई जब उसने विदेश जाकर पढ़ने के लिए शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह शादी करना चाहता है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? अपनी उम्र तो देखो और अपनी शर्तें देखो। पापा तो आग बबूला ही हो गए थे। पृथ्वी से उन्होंने कभी नरमी से बात नहीं की थी और जब वह जवान हो गया तो तब भी उससे ऐसे रवैया रखते जैसे वह उनकी जेल में बंद कोई मुजरिम हो। लेकिन वह उनका बेटा था जो जवानी के उस दौर में था जहाँ छोटा भी बड़ों से कम नहीं होता और जरा सी बात भी इंसान के दिल में चुभ जाती है। पापा, मेरा दिमाग ठिकाने पर है और मैं बच्चा भी नहीं रहा। पापा, आप अपने स्टेटस के लिए मुझ पर चीख चिल्ला रहे हो और मुझे बलि का बकरा बनाओगे। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब 23 साल का बालिग इंसान हूँ और शादी करना मेरा हक है। मैं शादी करके अपने पत्नी को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। पृथ्वी को भी गुस्सा आ गया था। इतने साल हॉस्टल में रहकर उसके अंदर गुब्बार सा भर गया था जो अब निकालने का वक्त आ गया था। कौन सी लड़की पसंद की है तुमने? कहाँ की है? माँ बाप कौन है और उसका रुतबा क्या है? माँ के तरफ से मुझे ऐसे ही कोई सवाल की उम्मीद थी। उनके लिए इंसान से ज़्यादा उसका रुतबा मैटर करता था। ना माँ बाप हैं उसके, ना ही कोई रुतबा है। वो रेड लाइट एरिया में रहती है और पृथ्वी के मुंह से ये सब निकलते ही पापा का हाथ उठा और उसके मुंह पर जोड़ का लगा। माँ मुंह पर हाथ रखे पृथ्वी को देख रही थी, इसलिए नहीं कि पापा ने थप्पड़ मारा था, बल्कि इसलिए कि पृथ्वी ने एक बदनाम इलाके की लड़की को पसंद कर ली थी। तुम होश में हो? क्या कह रहे हो? नाम खराब करोगे हमारा सोसाइटी में। कुछ इज्जत है हमारी, तुम्हारे चक्कर में वह खराब कर दे। तुम्हारी शादी किसी सूरत ऐसी लड़की से नहीं कर सकती। गुस्से में फुकारा तो पृथ्वी ने नामे सिर हिलाते हुए उन्हें देखा। पृथ्वी की आंखों में बहुत दुख था। वह अपनों से बहुत दूर पला बड़ा था, लेकिन जब दिल की बात आई तो उसने अपनों को सबसे पहले बताई थी। लेकिन उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैं भी फिर विदेश नहीं जा रहा, उसने बड़ी हिम्मत से कहा। अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे ही गई, उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में था। जिन बच्चों को माँ बाप का ध्यान नहीं मिलता उनकी व्यक्ति टूट फूट का शिकार हो जाती है, जैसे पृथ्वी की हो चुकी थी। अपनी मौज में मगन होकर मेरे माँ बाप ने हमें सब ऐशो आराम दिया, मगर ध्यान ना दिया जिसकी मुझे और पृथ्वी को बहुत ज़रूरत थी। पृथ्वी उस वक्त बहुत टूट चुका था और किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने मुझे पकड़कर कमरे से निकाल दिया था। मैं उसके लिए बहुत परेशान थी। मैंने दादी को भी तवायफ वाली बात को हटाकर सारी बात बता दी थी। वह भी अपना सर पीट कर रह गई थी। वह भी चाहती थी कि शादी हो जाए पृथ्वी की, वह किसी लड़की को चाहता है तो। लेकिन मुझे पता था दुनिया इधर की उधर हो सकती थी, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान सकते थे। शायद पृथ्वी भी अच्छे से समझता था इस बात को। उस रात वो मेरे पास आया और मेरी गोद में सर रखकर बहुत देर लेटा रहा। मुझसे बहुत बातें की थी उसने और मेरा हाथ यूं जोर से थाम कर रखा था जैसे भीड़ में खो जाने का डर हो। उसकी बातों में बहुत अजीबपन था। उस रात हम दोनों बहन भाई ने एक दूसरे से अपने अपने गम बांटे थे और हम दोनों के गम एक जैसे थे। मैं बड़ी थी, मैं रो नहीं सकती थी, इसलिए उसे हौसला दे रही थी। हमारी सगी माँ ने हमें माँ बनकर ना दिखाया तो हमने माँ के बगैर गुजारा कर लिया था, लेकिन पृथ्वी के लिए मैं खुद माँ बनती थी। वह बिल्कुल मुझे मेरे बच्चों जैसा लगता था, जिसकी हर खुशी मैं पूरी कर देना चाहती थी। लेकिन अक्सर हमारे बस में कुछ भी नहीं होता, जैसे उस वक्त मेरे बस में कुछ भी नहीं था। बातें करते करते मेरी आंख लग गई थी। जब सुबह में जागी तो पृथ्वी वहाँ नहीं था। मैं समझी थी वह अपने कमरे में जा चुका होगा। फ्रेश होकर मैंने नाश्ता किया, कॉलेज चली गई। वापस आई तो मेरा बहुत दिल चाहा कि पृथ्वी के साथ खाना खाऊं और नौकरानी से उसे बुलाने को कहा।
लेकिन उसने जो मुझे बात बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं नौकरानी पर भड़क उठी। उसने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताया कि पृथ्वी अपना सूटकेस लेकर घर से सवेरे ही निकला है। मैं जल्दी पृथ्वी के कमरे की तरफ भागी और जैसे ही उसकी अलमारी खोली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा था। पृथ्वी की पूरी अलमारी खाली थी। वह अपना सारा सामान लेकर जा चुका था, मगर कहाँ। मैं वापस अपने कमरे में आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब किस तरह अपने भाई को ढूंढूं। उसी वक्त मुझे माँ का फ़ोन आया। वह अपनी किसी दोस्त के कोई पार्टी में गई हुई थी और वापस घर आ रही थी। फिर किसी दोस्त की सालगिरह के फंक्शन में जाने के लिए उन्होंने मेरा डायमंड का सेट चाहिए था, जो कुछ साल पहले ही मुझे पापा ने खरीद कर दिया था। मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो मेरी रही सही जान चली गई थी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अलमारी का दरवाज़ा पकड़कर मैंने खुद को गिरने से बचाया था। मेरा सर चकरा रहा था और आंखों में ढेरों आंसू आ गए थे। पृथ्वी मुझे धोखे देकर और बेवकूफ़ बनाकर चला गया था। मेरी अलमारी में मेरा कोई जेवर नहीं था। सोने और डायमंड के 3-4 सेट थे मेरे पास और वो मेरे सारे लेकर जा चुका था। वहाँ बस एक पेज पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था कि दीदी, मुझे जाना होगा। मैं इस घुटन भरी ज़िंदगी में और ज़्यादा नहीं रह सकता। ऐसे में माँ बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, जिन्हें अपनी औलाद की खुशी से ज़्यादा अपने समाज में अपने स्टेटस की फ़िक्र है। मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बिता सकता। बहुत साल अपना दिल मार कर जी लिया। मैं अब खुलकर जीना चाहता हूँ, ज़िंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। इसलिए घर से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, लेकिन आपको मैं हमेशा याद रखूँगा। आखिर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं आपके सारे जेवर लेकर जा रहा हूँ। ज़िंदगी बहुत घुटन है, उसको जीने के लिए मुझे आपके जेवर बेचने पड़ेंगे। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। वह सारी रात मेरे पास मेरी मोहब्बत में नहीं बैठा, बल्कि वह तो मेरे सोने के जेवर के इंतज़ार में था। जैसे ही मेरी आंख लग गई वह अपने हाथ की सफाई दिखा गया था। मेरा खुद का भाई मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर मुझे धोखे देकर चला गया था। माँ घर पहुँच चुकी थी, मुझसे अपना सेट मांग रही थी। चुपचाप उनके सामने बैठी हुई थी। पापा का इंतज़ार कर रही थी, जिन्हें मैंने फ़ोन करके जल्दी घर आने को कहा था। मम्मी मेरी शक्ल को देखकर समझ गई थी ज़रूर कोई बात है, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे मुंह से निकलवाने की, लेकिन मैं चुप बैठी थी। मुझे पृथ्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे गुस्से की पहली स्टेज मेरी माँ थी। मैं जरा सी संभली तो मुझे अपने माँ बाप पर उससे ज़्यादा गुस्सा आया था, जिनकी वजह से पृथ्वी इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गया था। पापा आए तो मैंने पृथ्वी का आखिरी खत उनके आगे फेंक दिया, जिसे पढ़कर पल भर में परेशान हुए और फिर जासूसी पर उतर आए। उनके अंदर का बाप एक पुलिस वाले में दबकर रह गया था। वह हर चीज़ को पुलिस वाले की नज़र से देखने लगे थे और जल्दी ही उन्होंने पृथ्वी की तलाशी शुरू कर दी थी। मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई थी। इतना ज़्यादा जेवर गायब हो जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती थी। माएँ ऐसी नहीं होती जैसे वह थी। वह अपने बेटे के चले जाने से ज़्यादा वह अपने जेवर के लिए परेशान थी। उन्हें उसी की फिक्र थी। मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए था। ऐसे कई जेवर में उसकी नज़र उतार कर फेंक सकती थी। पापा ने अपनी बहुत कोशिश की, अपने सारे जोर लगा लिए, लेकिन पृथ्वी नहीं मिला। तलाश करने से तो वह लोग भी मिल जाते हैं जो गुम हो जाते हैं। वह गुम नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मर्जी से गया था। वह ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। वह फिर ना मिला। न जाने उसे ज़मीन निकल गई या आसमान। फिर उसे कभी न देखा। मैं उसकी याद में दिन रात रोती रहती थी। मुझसे ज़्यादा तो दादी उसे याद करती, और उसे याद करते करते ही एक दिन दादी इस दुनिया से चली गई। मैं एकदम इस भरी दुनिया में अकेली पड़ गई थी। 2 ही लोग थे मेरे, और दोनों ही मुझसे अलग हो गए थे। मेरे पापा के अंदर पृथ्वी के जाने से थोड़ा बदलाव तो आया था। दादी के जाने से अब वह अजीब परेशान रहने लगे थे, लेकिन मेरी माँ को कोई असर नहीं हुआ था। वह वैसे ही जिंदगी बिता रही थी जैसे पहले थी। वैसे ही घर में तूफान खड़ा रखती थी, और वे उदास होती भी तो क्यों। उनका तो कुछ भी नहीं गया था, नुकसान तो हमारा हुआ था। मैं काफ़ी दिन तक शोक में थी। पापा छुट्टी लेकर घर में उदास रहे। पापा ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में बिजी कर लिया था, मगर दादी और पृथ्वी मुझे बहुत याद आते थे, और उन्हें याद करते करते मैं तड़प कर रोने लगती थी। मैंने पृथ्वी को ढूंढने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैं उस बदनाम इलाके में भी पहुंच गई थी, लेकिन मुझे पृथ्वी का अता पता कहीं से भी ना मिला। अब तो मैंने अपने आप को समझा लिया था और सब्र कर बैठी थी। जैसे भी हो, वक्त बीतता जा रहा था। रोते रोते मेरा वक्त भी गुजर रहा था। सुबह मैं कॉलेज चली जाती थी, फिर शाम को घर आकर कमरे में ही रहती थी।
महीनों बीत जाते थे, मेरी मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हो पाती थी और सच यही था कि मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी। मैं खुद भी उनसे दूर दूर रहने की कोशिश करती थी। इसी तरह सालों बीत गए। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई तो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था और अपना ज़्यादातर टाइम अपने बिजनेस में ही बिताने लगी थी। हर बीते दिन के साथ मुझे यही उम्मीद थी एक दिन पृथ्वी आ जाएगा, लेकिन 8 साल बीत गए थे, पृथ्वी ना आया। मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह भी चुप हो गए थे। हम तीनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी, एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। उन्हीं दिनों घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ था। मुझे पहले मम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी, अब पापा किसी न किसी बात पर चीखते चिल्लाते पाए जाते थे। उनकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती थी। मैं तकिया कानों पर रख लेती थी। मैं नहीं जानना चाहती थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे माँ बाप के बीच में। और फिर एक दिन मुझे खुद ही पता चल गया था। न जाने कौन सा पहर था। मैं सोई हुई थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पापा को खड़े पाया। उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह बहुत ही घबराए हुए थे और चेहरे से पसीना साफ कर रहे थे। मुझे देखते ही जल्दी से बोले, दुर्गा जल्दी से अपना सामान समेटो, जो ज़रूरी है, हमें अभी यहाँ से निकलना है। मैंने हैरान होकर पापा से पूछा क्यों, लेकिन वह बस इतना कहकर बाहर चले गए थे। मैं भी जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में भरने लगी। पापा के चेहरे से तो मैं इतना समझ चुकी थी, ज़रूर कोई बड़ी बात है। और उड़ती उड़ती ऐसी कुछ खबरें मैंने सुनी थी, किसी केस में मेरे पापा पर कुछ कार्रवाई हो रही है और शायद उनके ब्रांच वाले ही कर रहे हैं ये कार्रवाई। लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था। अपना बैग लेकर मैं बाहर निकली तो पापा ने जल्दी से मेरा सामान गाड़ी में रखा। मेरी माँ ने जल्दी में ही 3 सूटकेस तैयार कर लिए थे। माँ का भी अच्छा खासा बड़ा बैग था। हम तीनों गाड़ी में सवार हुए थे। पापा ने तीनों के मोबाइल तोड़कर वहीं घर में फेंक दिए थे और फिर हम ना मालूम मंजिल की तरफ चल पड़े थे। रास्ते में माँ शुरू हो चुकी थी और पापा को कोसना शुरू कर दिया था, जिससे मुझे पता चला कि इलेक्शन होने के बाद सरकारें बदल गई थी और ओपोजिशन पार्टी ने सारे घोटाले केस वापस से ओपन करवा दिए थे और सीबीआई ब्रांच जांच शुरू हो गई थी। इनकम टैक्स वालों ने रेड कर दी थी। मेरे पापा के बहुत से कारनामों का पता चल गया था। अब हमारे घर पर भी रेड पड़ने वाली थी। पापा को पहले से पता चल गया था और हमें लेकर घर से निकल आए। जो घर में पैसे थे पापा वह साथ ही लाए थे और मम्मी ने भी अपना सारा जेवर बैगों में भर लिया था। जितने पैसे और जेवर थे माँ पापा साथ लाए थे कि आराम से बाकी की ज़िंदगी बिता सकते थे। हमारी गाड़ी शहर से बाहर की तरफ जा रही थी, क्योंकि शहर में रहना खतरे से खाली नहीं था। करीब 3 से 4 दिन तक गाड़ी का सफ़र करने के बाद हम एक दूर दराज गांव में पहुंचे थे। मेरे पापा जानबूझकर इतनी दूर आए थे ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके। हम इस गांव में पहुंचे तो माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ऐसे छोटे से गांव में रहना वह अपनी बेइज्जती समझती थी, लेकिन जब पापा ने उन्हीं के अंदाज में उन्हें समझाया तो वह चुप हो गई थी। जेल से कम ये गाँव उन्हें अच्छा लगने लगा था। वैसे जेल से तो ठीक ही था। पापा ने किराए पर घर लिया और हम वहीं पर रहने लगे थे और वहीं पर रहना था तब तक हमें, जब तक पापा पर चला हुआ सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता। हम वहीं रुकने वाले थे। मम्मी को टाइम पास के लिए कुछ और ना मिला तो अपनी तारीफ़ें करवाने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लोगों के घरों में भेजना शुरू कर दी थी। मम्मी ने वहाँ भी ऐसे लोगों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया था जो गांव के अच्छे और पैसे वाले लोग थे। गांव के गरीबों से तो बहुत दूर रहा करती थी, खास तौर से हमारे पड़ोस में रहने वाली सुनीता से। सुनीता एक बहुत गरीब औरत थी, बल्कि वह कुंवारी लड़की थी जो गांव के कुछ घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। हमें काम काज के लिए औरत की ज़रूरत थी तो मैंने माँ से कहा कि पड़ोसन बोलकर गई है, उसे काम पर रख लो। लेकिन माँ ने उसे बहुत डांट लगाई थी। अच्छी लड़की नहीं है। कई बार आते जाते मैंने उसे देखा था, लेकिन माँ ने उसे काम पर नहीं रखा। सुनीता से सिर्फ माँ ही नहीं, मोहल्ले के बाकी लोग भी दूर दूर रहने की कोशिश करते थे और उसके बारे में बुरा भला कहते थे। उसकी वजह ये थी, सुनीता का बीता हुआ कल था। मैंने लोगों से सुना था कि सुनीता एक तवायफ थी जो शादी करके यहाँ आ बसी थी और अब काम काज करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसने गलत रास्ता छोड़कर इज्जत का रास्ता अपना लिया था, लेकिन फिर भी लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। माँ भी इसी वजह से उस पर बहुत गुस्सा रहती थी। पृथ्वी भी एक तवायफ के लिए हमें छोड़कर चला गया था। माँ ये बात भी नहीं भूल रही थी। माँ कीर्तन वगैरह करती
तो पूरे मोहल्ले में भंडारा बांटती थी, लेकिन उस गरीब सुनीता के घर नहीं देती थी। मैं माँ को समझा समझा कर थक गई थी कि पड़ोसियों का सबसे पहला हक होता है। अगर कोई पड़ोसी भूखा होता है और हम पेट भरकर खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एक दिन हमें भी मरना है और भगवान के सामने हमें मुंह दिखाना पड़ेगा। पड़ोसियों का हिस्सा पहले निकालना चाहिए। लेकिन माँ ने मेरी कभी सुनी तो आज कहाँ से सुनती। वह तो अपनी मर्जी की मालकिन थी, सो मेरे कहने के बावजूद भी सुनीता के घर कुछ भी नहीं बेचती। उन्हीं दिनों पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। पापा के सीने में हर वक्त दर्द उठने लगा तो उन्हें पास के अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ वैसे ही इतनी सुविधा मौजूद नहीं थी जिनके मेरे पापा को आदत थी, जहाँ अच्छे से इलाज हो पाता। मैंने पापा से वापस चलने को कहा, लेकिन पापा ने अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर लिया था, लेकिन वापस जाने से मना कर दिया था। अब वापस जाते तो बुरी मौत मरते, इसलिए उन्होंने यूं ही जीना ठीक समझा। जिस जिंदगी के लिए उन्होंने इतनी करप्शन की, जिस जिंदगी को बचाने के लिए शहर से भागकर इतनी दूर आए और जिस जिंदगी को ही बचाने के लिए वापस ना जाने का फैसला किया था, उसे कोई नहीं बचा सकता था। पापा के सीने में एक रात बहुत दर्द उठा और वह दर्द उनकी जान ले गया था। इतना पैसा जो पापा ने इकट्ठा किया था वह भी पापा की जान नहीं बचा सका था, बल्कि मौत का कारण ही बना था। हार्ट अटैक से पापा चल बसे। माँ की दुनिया अंधेरी हो गई थी। पहली बार मैंने माँ को भी दुखी देखा था। काफ़ी दिन तक हमारे घर में शोक फैला हुआ था, जिसे एक दिन मम्मी ने ही ख़त्म किया। बोली, जिंदगी किसी के मरने से ख़त्म तो नहीं हो सकती, हमें अपने लिए तो जीना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी पापा की मौत के सदमे से माँ निकली थी, उतनी जल्दी तो मैं भी नहीं निकल सकती थी। जबकि मुझे माँ से इतना लगाव तो नहीं था। वाकई खुशनसीब थी जो ऐसा दिल ही रखती थी। किसी के जाने से वह इतना गम नहीं मना सकती थी। मम्मी ने पापा के 13वीं के लिए घर में आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया था। उसके बाद उनकी 13वीं की खाना की गई थी। पंडित जी ने जितना खाना पकवाए थे वह ब्राह्मण को खिलाना था। ब्राह्मण का पेट तो पहले से ही भरा होता है और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। माँ से कहती, माँ, जिनको ज़रूरत है खाने की उनको खाना खिलाना, भगवान को अच्छा लगेगा। जिनका पेट पहले से ही भरा होता है वे क्या पापा के आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। मगर माँ को तो अपने ही दोस्तों को खुश करने में लगी हुई थी और अपनी तारीफ करवाना चाहती थी, इसलिए जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे ही कर रही थी। इस बार भी पाठ में खूब खाना बना था और लोगों को खिलाया गया था, ब्राह्मणों को खिलाया गया था। उस बेचारी सुनीता के घर में माँ ने खाना देने से मना कर दिया। कहा कि ना तो उसके जात का कोई पता है, ना उसके खाने से कोई फ़ायदा होगा। मैंने माँ से जब पूछा तो बोली कि तवाइफ के घर में 13वीं का खाना दूंगी, इतनी बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ये सब मैं अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ। तवाइफों की तो अपनी दुनिया अंधेरे में है, उनको भगवान कहाँ पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा देने से भगवान हमें भी पकड़ सकते हैं। माँ को इस तरह भगवान से डरते देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। हर इंसान की तरह सब कुछ करके भी वह खुद को दुनिया का बिल्कुल अच्छा इंसान समझती थी और बाकी सबको बुरा समझ रही थी। माँ ने सुनीता के घर में 13वीं का खाना नहीं भेजा तो कुछ देर के बाद सुनीता की बेटियाँ, जो 4 या 5 साल की थी, हमारे घर आई। बच्चों को देखकर मेरा दिल दुख गया था और बहुत बुरा लगा था। वे छोटी छोटी मासूम सी बच्चियाँ थीं जिनको ज़िंदगी पर पूरा हक था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कैसे कैसे दिन दिखाए थे। घिसे पिटे कपड़ों में, हाथ में थाली लिए वो बहुत मजबूरी में ही आई थी, वरना सुनीता किसी से मांगकर खाने और अपने बच्चों को खिलाने वाली औरत नहीं थी। वह बच्चियाँ कहने लगी, आंटी, मम्मी को काम से निकाल दिया है मालकिन ने, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, आप हमें थोड़ा सा खाना दे देंगी जो आपकी मम्मी ने मोहल्ले में बांटा है। 7 साल की मासूम बच्ची की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और उससे पहले कि मैं उसे खाना डालकर देती, माँ चली आई और बगैर कोई शब्द बोले उन छोटी छोटी बच्चियों को मारकर घर से निकाल दिया। मेरा दिल कटकर रह गया था माँ के उस हरकतों से, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी और वे बच्चियां रोती हुई चली गई थी। मैं बहुत दुखी हुई थी, लेकिन माँ से कुछ भी कहना बेकार था, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई। और जैसे ही माँ अपने कमरे में गई तो मैंने जल्दी से खाना बर्तनों में डाला और माँ से छुपाकर घर से निकल आई। सुनीता के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से मुझे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी। जरूर भूखे थे और भूख की वजह से ही रो रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, बच्चों को खाना देकर चुप करवा सकूं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथों से खाने के बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिरे और मेरा दिल कट कर रह गया था।
मैं जमी हुई टांगों से बड़ी मुश्किल से वह मंजर देख रही थी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद कर देता अगर मुझे जल्दी होश न आता। जब मेरी नज़रें बच्चों पर गई जो तरसी हुई निगाहों से गिरे हुए खाने को देख रहे थे, तो मुझे लगा मैं खड़े खड़े मर जाऊंगी। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी और अपने घर में आकर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वापस सुनीता के घर में आ गई। सुनीता हैरानी से मुझे देख रही थी और उस पल मुझे कोई भी देखता तो हैरान ही होता, क्योंकि मेरे बदन से सारा खून जैसे निचुड़ गया था और शक्ल पर पीलापन नजर आने लगा था। मेरा दिल बहुत दर्द से तड़प रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं घुटनों के बल उस टूटी फूटी चारपाई को पकड़कर बैठती चली गई जिस पर लेटा वह आदमी भी मुझे पहचान चुका था। बहुत रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह अपने जिस्म से पूरी तरह बेजान था। वह हिल भी नहीं पा रहा था, मगर उसका दुख आंखों से दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कटने लगा था, क्योंकि वो मेरा भाई था, वो मेरा पृथ्वी था, जिसको मैं एक माँ की तरह प्यार करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी उसके बिना नहीं बिता सकती थी। वह आज एक टूटे फूटे घर की टूटी फूटी चारपाई पर भूखा प्यासा लेटा हुआ था। मैंने तो हमेशा यही प्रार्थना की थी, वह जहाँ रहे खुश रहे, तो फिर वह क्यों इस हाल में था। मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। 1 साल होने वाला था मुझे इस मोहल्ले में आए हुए, और मेरे पड़ोस में कौन रहता है मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। काश मुझे पता होता, मेरा भाई इतनी तकलीफ में ना होता। मैंने सुनीता को सहारा देने को कहा और पृथ्वी को गाड़ी में बिठाया। सुनीता और बच्चियों को भी साथ ही गाड़ी में लेकर बैठ गई थी। सुनीता समझ रही थी कि मैं ये सब हमदर्दी में कर रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई की ममता में कर रही थी। मेरा भाई पृथ्वी, जिसे तड़पते हुए देखना मेरी मौत थी। मैं उसे अस्पताल लेकर आई, जहाँ उसका इलाज शुरू हो चुका था। बच्ची और सुनीता को मैंने एक ढाबे पर खाना खिलाया। बच्चियां जिस तरह खाने पर टूट पड़ी थीं, ये देखकर मुझे खुद पर अफसोस हुआ था कि भले ही माँ को उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं खुद तो कर सकती थी ना। लेकिन मैं भी माँ जैसी ही निकली थी। मैं उन सब लोगों जैसी निकली थी जो दूसरों को कहते रहते हैं पर खुद कुछ नहीं करते। मुझे भी पछतावा था कि मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैं यही सोच रही थी, माँ मदद नहीं कर रही थी तो वह बहुत कठोर थी। अगर मेरे अंदर इतनी ममता भरी थी तो मैंने भी तो मदद नहीं की। लेकिन मेरा दिल तब तक पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ था जब तक कि वहाँ मैंने अपने भाई को तड़पते नहीं देख लिया था। मैंने सुनीता को सब कुछ बताया और उससे पूछा ये सब कैसे हुआ, तो जो कुछ उसने मुझे बताया वो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल देने के लिए काफ़ी था। मैं उसकी बातें सुनकर बर्फ़ की सिल्ली बन बैठी थी और धीरे धीरे पिघल रही थी, और उसकी बातों को सुनकर मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। हमेशा वही क्यों होता है जो हम नहीं सोचते। पृथ्वी घर से निकला तो मेरे जेवर साथ ले गया था। सुनीता एक मासूम सी लड़की थी जो अपनों के हाथों धोखा खाकर कोठे पर बेच दी गई थी, मगर उससे पहले वह किसी के हाथों नीलाम होती पृथ्वी की नज़र उस पर पड़ गई थी। पृथ्वी ने पहले ही मुलाकात में उससे शादी करने का फैसला किया। उसने अपने फैसले से हमें भी बताया, लेकिन माँ पापा ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उसने अपनी मोहब्बत को अपनाने का फैसला किया था। वह जानता था घर से निकलेगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसे पैसों की होगी, इसलिए उसने अपने ही बहन का जेवर चुरा कर ले गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सुनीता को कोठे से भगाकर पृथ्वी और सुनीता ने वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे थे। वहां पर अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और एक ढाबा खोल लिया। सुनीता और पृथ्वी दोनों अपनी जिंदगी खुशियों में बिता रहे थे, जब एक दिन उनके घर पर किसी ने ढाबा बोल दिया था। वे कुछ लोग थे जिन्होंने उनके ढाबे को जलाकर राख कर दिया था और पृथ्वी के घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। पृथ्वी की उस वक्त एक बेटी हो चुकी थी और सुनीता दोबारा प्रेग्नेंट थी, और घर में होती तोड़ फोड़ से उसे नुकसान हो सकता था, इसलिए पृथ्वी के बीच बचाव की कोशिश करनी चाहिए। तो उन बदमाशों ने पृथ्वी को मारना शुरू कर दिया था, और इतना मारा कि पृथ्वी खून से लथपथ हो गया था। पृथ्वी जब बिल्कुल बेहोश हो गया तो उन बदमाशों ने किसी को फ़ोन किया और काम हो जाने का बताया। सुनीता, जो पृथ्वी के बेजान शरीर के पास बैठी रो रही थी, उसने बदमाश के मुंह से उस इंसान का नाम सुन लिया जिसने ये सब करवाया था। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह बहुत डर गई थी। पृथ्वी को अस्पताल ले गई, मगर लाचार हो चुका था। इलाज के लिए बहुत पैसे लगते जो पृथ्वी के पास नहीं थे, क्योंकि वह बदमाश उनके पास बची हुई सारी जेवर भी ले गए थे जो पृथ्वी मेरा चुरा ले गया था। इसलिए अब पैसे बचे नहीं थे कि सुनीता पृथ्वी का अच्छा इलाज करवा पाती।
लेकिन उसे जिंदा रखना चाहती थी। इसलिए उसने वह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। सुनीता को अस्पताल में भगवान के सूरत में नर्स ने तरस खाकर अपने शहर से दूर उस छोटे से गांव में अपने घर में उसे रहने को कहा। सुनीता को और क्या चाहिए था। वह पृथ्वी और अपनी बेटी आकृति और दीप्ति को लेकर यहाँ आ गई थी। उसकी छोटी बेटी आकृति भी यही पैदा हुई थी। थोड़े बहुत जो पैसे थे वे ख़त्म हो गए तो सुनीता ने काम तलाश करना शुरू कर दिया और फिर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगी। लेकिन वह नर्स जिसने घर दिया था अपनी तारीफ करवाने की शौकीन थी। अपने द्वारा किए गए पुण्य को सबसे चर्चा करती रहती थी। इसी चर्चा में उसने सबसे मोहल्ले वालों को बता दिया कि सुनीता एक तवायफ थी जिसे तरस खाकर भगवान के लिए उसे अपना घर दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने उसकी इज्जत करना छोड़ दिया था। औरतों ने उसके घर जाना छोड़ दिया था। जिस घरों में सुनीता काम किया करती थी उन लोगों ने भी उसे काम से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। जिंदगी उसकी मुश्किल थी लेकिन जैसे तैसे वह काट रही थी। जब 2 दिन पहले माँ के कहने पर उस औरत ने भी सुनीता को काम से निकाल दिया जहाँ सुनीता घर में अभी काम कर रही थी, जिसके कारण सुनीता को भुखमरी की नौबत आ गई। उसकी बच्चियाँ भूखी थीं। मैं सुनीता को सुनते सुनते अपने होश खो बैठी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे आंखों के आगे बार बार धुंधलापन छा रहा था। सुनीता के मुंह से ये सच्चाई सुनकर मेरी हालत बुरी हो रही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही थी। सर पर जैसे आसमान टूट पड़े थे। मैं तेजी से उठी और सुनीता को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी स्टार्ट करके मैं घर पहुंची और नौकरानी भंडारा का सारा बचा हुआ खाना माँ के कहने पर फेंक रही थी। माँ से ये भी ना हुआ सारा खाना नौकरों में बांट देती। नौकरों को तो खिलौना समझती थी। नौकरानी पर चिल्ला चिल्ला कर वह खाना फेंकने को कह रही थी। यही सब सुनते मैं उनके कमरे में चली आई। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मेरा दिल बस यही कह रहा था काश मैंने जो सुना वह झूठ हो। मगर अगले ही पल डर गई थी क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं था। वह सब सच था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिल कई टुकड़ों में कट चुका था और मैं जोर जोर से रोने लगी थी। कारपेट पर बैठी हिचकियों से रो रही थी। जब माँ कमरे में आई और मुझे रोता देखकर फिक्र से पूछने लगी, इससे पहले कि वो मुझे कुछ पूछती मैंने उनका बैग उनके आगे फेंका जिसमें वह ज्वेलरी पड़ी थी जो पृथ्वी ने मेरे अलमारी से चुराया था और पृथ्वी के घर से वह बदमाश ले गए थे। अपने बॉस के कहने पर मुझ में अब हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस रोती जा रही थी और सोच रही थी कोई माँ इतनी हद तक कैसे गिर सकती है जैसे मेरी माँ पृथ्वी की माँ थी। माएँ तो इतनी जालिम नहीं होती। फिर आपने ये क्यों किया? आपको पता था पृथ्वी कहाँ है, हम उसके लिए कितना तड़प रहे थे और वे आपका बेटा था माँ। आपने क्यों उसे मरवाने की कोशिश की? आप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और वह सामने सोफे पर बैठ गई थी। वह जान चुकी थी कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, इसलिए छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। मेरी तरफ देखती उन्होंने जो कुछ बोला मैं सुनकर सहने की हालत में नहीं थी। वो मेरा बेटा नहीं, ना ही मेरी औलाद है, ना मैंने उसे जन्म दिया है। फिर वह कौन है? उसकी माँ कौन है? कोई नहीं जानता। उसे तुम्हारा बाप कचरे से उठाकर लाया था और एक ही रात में इतना प्यार आ गया। उसने पृथ्वी को अनाथ आश्रम देने से मना कर दिया और अपना बेटा मान लिया। लेकिन पृथ्वी इतना एहसान फरामोश निकला। हमारे ही पैसे पर पल कर हमें ही धोखे देकर ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। इस सब के बाद मैं उसका मुंह माथा नहीं चूम सकती थी। मैं उसे उसकी एहसान फरामोशी की सज़ा देना चाहती थी। मैं उसे ज्वेलरी लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। वह इसी लायक था। वह बिल्कुल भी पछता नहीं रही थी, बल्कि बहुत फख्र से बता रही थी। मेरे कानों में यही आवाज़ गूंज रहा था, पृथ्वी मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन सगा नहीं तो क्या हुआ? मेरा भाई था, मेरी जान का टुकड़ा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पापा ने कितना गलत किया, माँ की हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करके। मम्मी को पैसों की नहीं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। मेरी माँ की दिमागी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। माँ पर वो मरा नहीं है, आपके वार से वो जिंदा है। पड़ोस में रहने वाली गरीब सुनीता उसी की पत्नी है। वो बीमार है मगर उसे ठीक कर दूंगी। और आप रहिए अपने शान शौकत से। पैसे और ज्वेलरी के साथ मुझे आपको माँ कहते भी शर्म आ रही है और बहुत जल्द मैं आपसे दूर जाकर इस शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश करूंगी। मैं गुस्से में कहती हुई निकल आई थी। वह पीछे से आवाज़ देती रही लेकिन मैंने एक भी ना सुनी। मैं अस्पताल चली आई और पृथ्वी के साथ ही रहने लगी। वह इतने साल तक बीमार था, उसे ठीक होने में वक्त लगा था। अच्छा इलाज किसी शहर में ही हो सकता था। मैं अपने पुराने शहर वापस नहीं जा सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी।
अपने बाप के किए पर सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटती रहूं। मैंने एक नए शहर में रहने का इंतजाम किया, पृथ्वी के इलाज का इंतजाम किया। पृथ्वी और सुनीता उनकी बेटियों को लेकर माँ को छोड़कर उन लोगों के साथ चली आई। माँ मुझे बुलाती रही, लेकिन उनकी किसी भी पुकार ने मेरे दिल ने वापस जाने को नहीं कहा। उन्हें पैसे चाहिए थे और इसी भूख में उन्होंने अपने हाथों से सबको खो दिया था। मैं शहर आ गई, पृथ्वी का इलाज अच्छे से शुरू किया। मेरे पास जो कुछ भी बचा था मैंने और सुनीता ने मिलकर अपना एक नया कारोबार शुरू किया था। अपनी मेहनत से हम दोनों बिजनेस सेट कर चुके थे, अपनी ज़रूरत को पूरा करके और पृथ्वी को सेहतमंद कर दे। जैसे तैसे पृथ्वी ठीक हो रहा था, बिजनेस भी बढ़ता गया और जिस दिन वह बिल्कुल ठीक हो गया, हमने ढाबे से रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी थी। माँ के लिए वह सगा नहीं था, मगर मुझे मेरे सगों से भी बढ़कर प्यारा था। मेरा भाई था, मेरा जिगर का टुकड़ा था, जिसके लिए मैं सारी दुनिया को दांव पर लगा सकती थी, दुनिया से लड़ सकती थी। मैं उसे फिर से हंसते मुस्कुराते देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को दोबारा पैरों पर खड़ा किया। वह भी कारोबार में हाथ बटाने लगा। बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। वह सब जो उनका हक था, मैंने उसको सब दिया था। पृथ्वी की खुशी में खुश होकर मैंने भी खुश रहना सीख लिया था। मैं बहुत खुश थी पृथ्वी को जीते देखकर। मुझे माँ की खबर मिली कि वह अपना दिमागी हालत खो बैठी हैं। माँ जानती थी वे ठीक नहीं है, वह एक दिन अपना दिमाग खो बैठेंगी। माँ थी मैं, उनसे नफरत करने के बावजूद उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। उन्हें पागल खाने में एडमिट करवा दिया था, वह ठीक हो सके। वह जब ठीक होकर वहाँ से निकली तो एक अच्छी औरत बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपनों की ज़िंदगी को ठीक करने की। मैंने अपना हक पूरा अदा किया था। सुनीता और पृथ्वी दोनों मिलकर मेरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे, पर मुझे शादी नहीं करनी थी। आप लोग बताइए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए?